गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? सभी को गुड इवनिंग, शुभ सर। संध्या। गुड इवनिंग सर। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। नेहा जी, हाशमी जी, स्निग्धा जी, ठीक है। सभी को मेरी जी वॉइस सर, आ आ रही रही है? है सर। गुड इवनिंग। ठीक, सबसे पहले आज तारीख है आपकी 6 अप्रैल है, ठीक है। 6 अप्रैल, जिसमें हम लोग ई शिक्षा संवाद समूह के द्वारा या ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल के द्वारा या ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस के द्वारा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किस सब्जेक्ट की? सब्जेक्ट हम लोग का है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन है आपका, ठीक। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंडिया लेवल पे जितने भी सिलेबस आपको एजुकेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर सबके सबको पढ़ाया जा रहा है। जिसमें हम लोग का मेन टारगेट है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसको कवर करना, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया है। यूनिट सेकेंड का हम लोग ए सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें स्वतंत्रता के बाद जितने भी पॉलिसीज एंड कमीशंस बनी थी उन सब पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। और उसके लिए छोटा सा एक वीडियो 6 मिनट का वीडियो जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया, जिसमें डेट हुआ, जिसमें उसमें जो सन है उस किस सन में कौन सा आयोग या कौन सी समिति बनी थी उसको भी उसमें बताया गया। मात्र 6 मिनट का वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन बी को स्टार्ट किया है। सेक्शन बी आपका क्या है? सेक्शन बी है एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन एंड पॉलिसी, ठीक, एजुकेशन एंड पॉलिसी। ये चीजें हैं कि शिक्षा और नीति, शिक्षा और नीति के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। कल की डेट में हम लोगों ने शिक्षा और नीति क्या होती है, सबसे पहले शिक्षा के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन पॉलिसी के बारे में कल हम लोगों ने ढेर सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, कल जो हम लोगों ने ढेर सारे डिस्कस किए थे वो डिस्कस सभी को समझ में आ गए थे। चलिए बताइए स्निग्धा जी, पॉलिसी क्या होती है, एजुकेशनल पॉलिसीज क्या होती हैं? स्निग्धा जी को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर, क्या बोल रहे हो? एजुकेशन पॉलिसीज क्या होती हैं? या एजुकेशन पॉलिसीज आपसे अगर कोई एक आपके क्लास का ही कोई एक स्टूडेंट पूछे कि मैम एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, तो आप कैसे बताओगे एज ए टीचर, एजुकेशनल टीचर? सर, सर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क को हम पॉलिसी ही बोलेंगे। नहीं, आपको एक स्टूडेंट को समझाना है, बताना है, आप कैसे बताओगे? शिक्षा नीति के बारे में बताओ कि शिक्षा नीति क्या होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षा नीति क्या होती है, तो वो कैसे बताए? चलिए नेहा बताए। सर सर एजुकेशनल पॉलिसी हमारी सिद्धांतों और जो सरकार द्वारा पॉलिसीज होती है उनका संग्रह होता है, जिनमें लॉ और रूल्स बनाए जाते हैं और जिस पे ध्यान मतलब तीनों टाइम दिया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, हाशमी जी आप बताओ। सर एजुकेशन पॉलिसी होती है कि हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उनको फॉलो करवाना एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, ठीक है, और शैली आप बताओ। शैली को मेरी आवाज आ रही? हेलो। सर हाँ बताओ, आप बताओ एजुकेशन पॉलिसीज क्या होती है? सर शिक्षा मुझे कल नीति का उतना क्लियर नहीं था। कल हमें उतना क्लियर कल नहीं था, क्लियर ठीक है, नहीं समझ चलो, में आया। ओके। कुछ भी नहीं समझ में आया तो कल पूछना चाहिए ना, शिक्षा नीति। ठीक है, चलो शिक्षा नीति पर हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और लेते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे वर्तमान समय में अगर हम लोग देखते हैं कि 2020 की पॉलिसी बनकर आई है, जो कि कौन सी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको हम लोग जान रहे हैं। अब इसमें जो है, जो ये नीति बनी है, तो इसमें क्या किया गया? इसमें भविष्य में मतलब वर्तमान, सबसे पहले इन्होंने
फ्यूचर पास्ट को देखा कि पिछले बार जो है जब 1986 की शिक्षा नीति बनी तो उसमें क्या क्या चीजें थी, तो उन सब चीजों का अध्ययन किया। मतलब कि भूतकाल में इन्होंने पास्ट की चीजों को देखा, ठीक, पास्ट की चीजों को देखकर इन्होंने फ्यूचर में देखा कि फ्यूचर में इन्होंने देखा कि फ्यूचर में किन किन चीजों की डिमांड है। अब फ्यूचर में मान लो डिमांड तो कंप्लीट करेंगे, इन्होंने कहा कि फ्यूचर का डिमांड कंप्लीट करते हुए हम पास्ट के बाद वो प्रेजेंट यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट के बारे में, ठीक। यहाँ पर प्रेजेंट में जो पॉलिसी बनाई है वहां पर प्रेजेंट में देखा कि यहाँ पर क्या क्या नीड्स है इस समय, सोशल की क्या नीड्स है, इकोनॉमिक्स की क्या नीड्स है, पॉलिटिकल वेव्स क्या नीड्स है, अनेक प्रकार के इन्होंने सब चीजों का जो है निरीक्षण किया। तो ये प्रेजेंट टाइम की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन साथ में प्रेजेंट के साथ साथ ये फ्यूचर का जो प्लान है, ठीक है, कि फ्यूचर का प्लान है कि बालक अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी कैंडिडेट्स अगर जो इनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग पढ़ता है लिखता है तो उसका फ्यूचर कैसा होगा, ये सब चीजें कौन बताता है, ये बताती है आपकी 2020 जो एनपीई है, ठीक, एनपी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने का मतलब है कि सबसे पहले इन्होंने पास्ट में जो कहानी चल रही उसको पढ़ा, फिर देखा कि प्रेजेंट समय में सबको जरूरत क्या है, मान लो प्रेजेंट समय में हमने उनकी जरूरत को पूरा कर दिया लेकिन फ्यूचर में वही चीज कमी पड़ गई, तो जब ऐसी व्यवस्था, जब कभी शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी नीतियों का कोई ऐसी योजनाओं का हम प्रयोग करते हैं जो भूतकाल को लेकर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करके और भविष्य की संकल्पनाओं को कंप्लीट करने में उसका पूरा मदद करता है। कुल मिलाकर यह एक योजना है, ठीक है। क्या है ये एक योजना है जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम के लिए तो ये काम करेगी लेकिन हाइपोथेटिकल होती है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिसी चल रही है हो सकता है कि 1 साल या 2 साल तक तो अच्छी रहे, लेकिन हमने फीस का बनाया कि मान लो 10 साल तक इसको हम चलाएंगे, लेकिन 5 साल के अंदर ही इसमें कुछ खराबी मिल गई तो हमें इसको हटाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हाइपोथेटिकल हो जाता है। समझ में आई इतनी बात? बताओ शैलवी, जो कल नहीं समझ में आया था आज कुछ समझ में आया? जी सर। सर हाँ बोले। जो नीतियों को साथ में लेकर के चलते हैं अभी और क्लियर नहीं हुआ है। कुल मिला के आप ये सोचो कि आपने अपने भविष्य के आपने अपनी पढ़ाई के बारे में योजना बना रखी है कि आपको इन द सेंस कोई भी एग्जाम में क्रैक करना है। अब आप जब कोई एग्जाम आपको क्रैक करना है तो क्रैक करने के लिए आप पिछले पूरे पेपर को पीवाईक्यूज को देखोगे, ठीक है, पीवाईक्यूज को देखोगे और प्रेजेंट में उसी के आधार पर मेहनत करोगे और कहोगे कि फ्यूचर में भी इसी तरीके या इससे कुछ क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज मिलेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर प्रेजेंट में आप जो तैयारी कर रहे हो ये पूरी कैसे कर रहे हो, एक प्लान तो बनाया होगा आपने, कोई योजना तो बनाई होगी, हाँ कि सुबह जो है 6 से 7 हमको क्लास करनी है, फिर उसके बाद घर का काम भी करना है तो 6 से 7 क्लास करना है, 7:30 7:15 से 9 बजे के बीच में हमको घर का पूरा काम कर लेना है, फिर हमको 1 घंटे का थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर 11 बजे से हम 10 बजे से बैठ जाएंगे, 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर थोड़ी, तो ये आपने पहले से प्लान कर रखी है ना, बताइए, पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है नहीं, योजना बना रखी छोटी सी कि हम ऐसे ऐसे अगर काम करेंगे तो हमारा प्रेजेंट भी अच्छा हो जाएगा और आने वाला फ्यूचर होगा हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो जब कभी हम किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाते हैं तो उसको हम नीति कहते हैं। अब बात आती है कि नीति में होता क्या, जैसे नेहा ने बताया कि इसमें सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, शिक्षा नीतियां जो होती हैं इनमें योजनाओं को तो लागू किया जाता है लेकिन संविधान के जो कुछ कायदे कानून है, नियम है, अधिकार है, उनका प्रयोग किया जाता है। अब शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो होता है वह मुख्य रूप से बालक होता है कि बालक को किस तरीके से हम भविष्य के लिए तैयार करें, ठीक। तो ये कहता है कि सीखने के परिणामों की समग्र गुणवत्ता को ध्यान देते हैं,
मतलब कहता है कि द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड स्कूल लर्निंग इन्वायरमेंट। अब इन्होंने बोला कि समग्र अगर चीजों को लोगे तो ये इन्होंने पर्यावरण को लिया कि सीखने के लिए उनको एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है। मान लो कहीं गंदी जगह पर वो रहता है तो सिगरेट, दारू, बीड़ी ये सब पीना सीख जाता है, लेकिन कहीं अच्छी सोसाइटी में उठता बैठता है, अच्छी सोसाइटी इन द सेंस जहां पर सभ्य लोग रहते हैं, ठीक है, जहां पर सब लोग रहते हो, तो वहां पर जब वो बालक का विकास होगा तो वो बालक समाज की और अच्छे कामों के लिए निकलेगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट इनको मिलना चाहिए। फिर कहते हैं ये भविष्य के छात्रों को तैयार करने के लिए एक प्रणाली होती है, बताया है ना, इतनी चीजें थी। तो अब बताओ शैली, अब समझ में आया आपको? जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। और यही एक क्वेश्चन भी यहां से आप सभी लोगों के लिए बनेगा कि जब तक मान लो एक ऐसे ये है और ये बना है, ठीक, ये बना है, तो इसको जो है जब तक हमारा सभी बच्चे जो है इस कक्षा को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, हम दूसरी कक्षा में उनको नहीं लेकर आएंगे। अभी ये क्वेश्चन भी बने यानी कि सर इस तरीके से हम बता सकते हैं ना कि जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, गेम खेलने से पहले हम एक प्लान करते हैं। हाँ कंटिन्यू करो। हाँ सर, कंटिन्यू गेम बोलिए। जैसे सर हम गेम, हाँ सर, जैसे हम गेम खेलते हैं, गेम खेलने से पहले सर हम लोग एक प्लान करते हैं ना। ठीक। और कहते हैं उसको जो जैसा हमने जो गेम खेल रहे हैं उसके बारे में उसको मतलब नहीं सर। हाँ उस गेम में कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जैसे हाँ क्रिकेट का ही ले लो, क्रिकेट की पूरी बुक आप पढ़ोगे, उनके रूल्स है, रेगुलेशंस है, कौन से कैसे क्या कंडीशंस है, तो सब चीजें लागू। उसी प्रकार एजुकेशन में भी जब ऐसी कंडीशन आती है, पॉलिसी का हम जब प्रयोग करते हैं, नियम कायदे कानूनों का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं नीतियों का प्रयोग? क्योंकि शिक्षा का दुरुपयोग ना किया जाए, उन पर एक लगाम लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो चलिए आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब स्निग्धा जी कुछ पूछ रही, वो बताएं अब आप अपनी बात। स्निग्धा जी आप बताओ क्या पूछ रहे हो? स्निग्धा रानी जी आप पूछे, क्या पूछना चाह रही हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए कोई बात नहीं, वो भी कहीं बिजी हो गए ना। चलिए अब इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हुई, तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम स्निग्धा जी जब कभी भी लाइव होंगी तो पूछ लेंगी क्लास को ना, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को डिस्कस हो गई, तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे इसमें, आगे देख लो। आगे आपका टॉपिक क्या आता है, इसमें आता है राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट में एजुकेशन एंड पॉलिसी की क्या भूमिका रहती है। कल मैंने बताया था नेशनल डेवलपमेंट में इसमें क्या होता है कि सामाजिक क्रांति के बारे में, मतलब कहते हैं कि द टर्म्स नेशनल डेवलपमेंट इज वेरी ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव एरिया। मतलब राष्ट्रीय विकास जो होता है बहुत ही ज्यादा व्यापक और बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इसमें कहते हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन नेमली पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। मतलब कि राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो उसमें आपके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम तरह की चीजें जुड़कर आती हैं, ठीक। तो इसमें कहता है कि यह इसलिए होता है क्योंकि यह एक गतिशील पक्ष है, ठीक है। कहते हैं कि सो इट इज अ डायनामिक एंड रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब समाज का ये क्रांतिकारी पक्ष होता है जो बदलाव की ओर पहुंचता है, गतिशील रूप में होता है। गतिशील या आप कह देंगे, डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चले जाना, ठीक। तो यहाँ पर इतने अलावा होते हैं, लेकिन जब कभी नेशनल डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट कैसा होता है बताइए। नेशनल डेवलपमेंट, ठीक, नेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट कैसा होता है आपका, तो आप बताओगे नेशनल डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव भी होता है। कैसा होता है? क्वालिटेटिव,
क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। भैया जिसको नहीं पॉइंट समझ में आएगा यहीं पर पूछ लेगा ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दो पॉइंट है, मतलब कि ये गुणात्मक हो जाएगा, ये गुणात्मक हो जाएगा और ये मात्रात्मक हो जाएगा। गुणात्मक जिसको हम संख्याओं के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जिनको हम संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते उनको मात्रात्मक बोलते हैं, जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं करते उनको हम गुणात्मक बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो है डेवलपमेंट की बात करता है यहाँ पर। अब जब इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हो गई, अब हम देखेंगे शैक्षिक नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध। क्या देखेंगे? संबंधों को देखेंगे हम लोग। हाँ बोले सर। सर जो हमारा मतलब राष्ट्रीय विकास होता है वो भी तो मतलब गतिशील पक्ष ही होगा ना। हाँ वही बताया मैंने ना कि नेशनल डेवलपमेंट गतिशील पक्ष होता है, यही बताया मैंने भी, ये पॉइंट बोला मैंने। ये आप मान के चलो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो डेवलपमेंट आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है आपका। जी सर। लेकिन साइक्लिंग यहाँ उसमें पर जरूर होती है सर। जी, अब क्वालिटेटिव, अब यहाँ पर जो कंडीशन बचती क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, लेकिन यहीं पर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब साइकोलॉजी में जाओगे तब वहां से डेफिनेशन थोड़ी सी बदलेगी। डेवलपमेंट में तो दोनों चीज आती लेकिन ग्रोथ में एक ही चीज आती है। जब साइकोलॉजी की बात करेंगे तो साइकोलॉजी में बताएंगे कि ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ जो है एक लिमिटेड होता है, डेवलपमेंट जो है होल लाइफ पूरी लाइफ चलता रहता है हम लोगों में ना। सर ग्रोथ हमारा एज से होता है और मतलब डेवलपमेंट होल लाइफ होता है, यही ना। हाँ बिल्कुल। टीनेज तक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, मतलब शैक्षिक नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध। हम लोग कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक, एजुकेशनल पॉलिसी एंड फिर नेशनल डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। नेशनल डेवलपमेंट में हेडिंग डाल लोगे, क्या डालोगे, एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, पूरा लिख देना, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे सही नहीं है। चलो एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक, एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच संबंध, लिंकेज बिटवीन की बात करें तो सबसे पहले दोनों में संबंध क्या है। दोनों में संबंध आपको अगर बताना हो तो आप बताओगे यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन, मतलब ये सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं। क्या करते हैं, सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख लो, यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लिखेंगे सही शब्दों में तो हिंदी में क्या लिखेंगे, सार्वभौमिक सार्वभौमिक आधारित, बेसिक को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं ना, या हम इसको बोल सकते हैं कि बुनियादी, सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए यहीं पे लाइन याद रखिए, कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी हायर एंड वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतनी पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं। जी सर। सर गैर सरकारी। हाँ अभी लिखते हैं कि जैसे सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन लिखो, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। फिर इसके क्या कहते हैं, एंड पब्लिक, ठीक, एंड पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्ध सरकारी जिसको बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप।
शिप होता है, ठीक है, ये होता है। और इसमें क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी हायर एंड वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन, मतलब कुल मिला के टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं। अब टेक्निकल एजुकेशन की बात जो करते हैं वो तीनों पक्षों में करते हैं। प्राइमरी मतलब कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी हायर और वोकेशनल, कौन कौन सी है इसके, सेकेंडरी हायर एंड वोकेशनल। सर ये प्राइवेटाइजेशन में ही है टेक्निकल एजुकेशन या अलग से पॉइंट देखिए है? पॉइंट मैंने पूरा पूरा एक साथ बताया ना कि प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड टेक्निकल कॉमा करके टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में इन्होंने तीन चीजों को लेकर रखा है, सेकेंडरी हायर एंड वोकेशनल। अगर हम बात करें निजीकरण की, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, इसको बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं, निजीकरण और सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी। जो सरकार और प्राइवेट वाले दोनों लोग मिलकर जो करते हैं उसको अर्ध सरकारी भी हम लोग बोलते हैं ना, अर्ध सरकारी। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों लोग जब मिलकर काम करते हैं उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर इन्होंने कहा कि विशेष रूप से माध्यमिक, उच्चतर और व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षाओं के लिए उन्होंने बोला है, किसकी, व्यावसायिक या तकनीकी के लिए, ठीक है। ये चाहे आपका सेकेंडरी लेवल पे हो चाहे हायर लेवल पे हो, इन्होंने बोला है टेक्निकल एजुकेशन की बात बोली है, या फिर इन्होंने बोला वोकेशनल एजुकेशन की ना, इन दोनों के आधार पर लेंगे। वोकेशनल लिखिए, वोकेशनल एजुकेशन। अब वोकेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन जब देंगे, जब किसी को हम टेक्निकल एजुकेशन दे देंगे तो वो खुद ब खुद व्यावसायिक शिक्षा होगी। अब इनको देना किस स्तर पर है, तो इन्होंने बोला सेकेंडरी मतलब कि माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर दे, या फिर हायर उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर। जैसे आप पॉलिटेक्निक करते हो तो पॉलिटेक्निक छोटा लेवल होता है, लेकिन हायर पे आईआईटी है, और भी बड़ी जो होती है प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज में अलग भी आता है। वोकेशनल कोर्सेज में आपका एमबीए एमसीए ये सब चीजें आती हैं। तो ये सब चीजों को लेकर चलने की बात यहाँ पर करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट सबको, बताओ। जी ठीक, ठीक है, सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे स्निग्धा, शैलवी और हाशमी जी, नेहा जी। स्निग्धा जी आप कुछ पूछ रहे थे, जिस समय लोग वार्म अप क्लास चल रही थी उस समय आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए क्या पूछना चाह रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में बात करेंगे। आप इसमें क्या कहता है, फिर इसमें बोलते हैं कि स्पेशली रूप से इन्होंने किस पर ध्यान दिया, तो इन्होंने लड़कियों पर और महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया। अब याद रखिए, कोई भी अगर आप ही पॉलिसी बनाओगे या हम पॉलिसी बनाएंगे तो सबसे पहले महिलाओं और लड़कियों को प्राथमिकता देंगे, मतलब शिक्षा, इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन or at least the transfer of some the activities of education planning and reform from the center to lower control of government। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो विकेंद्रीकरण होता है वो कम से कम शिक्षा नियोजन की कुछ गतिविधियों को हस्तांतरण या केंद्र से सरकार के निचले भागों में सुधार करने के लिए इन्होंने शिक्षा प्रशासक के लिए व्यावसायीकरण किया है। शिक्षक के लिए और प्रशासन के लिए इन्होंने क्या किया, दोनों का अलग अलग वोकेशनलाइजेशन या प्रोफेशनलाइजेशन कर दिया है इन लोगों के लिए ना, कि शिक्षक के लिए अलग वोकेशन प्रोफेशनल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग प्रोफेशनल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को अलग करने की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि इसके बाद इतना ही होता है, ये अनेक चीजों के माध्यम से लेते हैं। कुल मिला के अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए इसको ये क्वेश्चन में आ सकता है।
और ये क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी सब तो कॉमन है कि सब चीजों में मिलेगा आपको। सर विकेंद्रीकरण टीचर और किसके लिए? नहीं, विकेंद्रीकरण तो सबके लिए उन्होंने बोला है। विकेंद्रीकरण में कहा है कि जब कभी हम करें तो कम से कम शिक्षा की जो नियोजन, जो शिक्षा को हम लोग प्लानिंग बनाते हैं शिक्षा की, उस पर जरूर उसको देखा जाए। उसका देखने विकेंद्रीकरण का मतलब, केंद्रीय विकेंद्री का मतलब हमने एक दिन बताया था ना, केंद्रीय विकेंद्री। जी सर, केंद्रीय वो का मतलब मालूम है, यहीं पर कई जाए, लोग मिलके लेकिन काम करते विकेंद्री का मतलब जब यहाँ पर जाए तो ये रिफ्लेक्ट होगा कई दिशाओं में। तो वही बोल रहा है कि कम से कम या तो राज्य देखे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले केंद्र देखे, केंद्र के बाद राज्य भी इसमें देखे, राज्य के बाद वहां पे राज्य स्तर के बाद जिला स्तर पर देखे, जिला स्तर पे महानगर स्तर पे देखे, महानगर स्तर पे शहरी स्तर पर देखे। तो उन्होंने कहा कोई एक व्यक्ति ना देखे, बल्कि सब लोग उसको देखें अपने अपने अकॉर्डिंग। जब सब लोग उसको अपने अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से शिक्षा को हम नियोजित कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो ये कंडीशन इन्होंने बताने की प्रयास किया। विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है आपका। आई बात समझ में? जी जी सर। इतना हो गया। अब होता है कि अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ते हैं लोग ना, कि पॉलिसी कैसे बनती है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विकास, राष्ट्रीय विकास में क्या संबंध है शिक्षा पॉलिसी का। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्या हुआ, गिर गया, क्या हुआ। अब हम लोग देखिए, हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या देखते पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी। सर इसमें 2 ही पॉइंट थे बस, एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट में। हाँ, वो 2 ही की पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बाकी सब कॉमन थे ना, बाकी सब कॉमन थे, इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, इसमें कहता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब हुआ कि शैक्षिक नीति के निर्धारण में नीति निर्माण की प्रक्रिया। ये लिखेंगे नीति, नीति निर्माण, नीति निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, नीति निर्माण की प्रक्रिया ये क्या बताते हैं। ठीक, नीति निर्माण की प्रक्रिया में देखिए सबसे पहले ये क्या बताएंगे हम लोगों को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन की इन्होंने 5 स्टेप मुख्य पॉइंट बताए कि 5 मुख्य पॉइंट क्या हो जाएंगे बताओ, 5 मुख्य पॉइंट बताओ, किसी को पता है? सबसे पहले इन जो पॉइंट बताते हैं इनके पॉइंट को लिख लेते हैं। इन्होंने टोटल 5 पॉइंटों को हम लोगों को बताया है। ठीक है, कितने पॉइंट बताए, 5 पॉइंट हम लोग को बताया। 5 पॉइंट सब लोग लिख लीजिएगा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए इन्होंने 5 पॉइंट बताए। पांचों पॉइंट को हम लोग लिखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लिखेंगे द पॉलिसी डिजाइन, लिखेंगे द पॉलिसी डिजाइन, लिख लीजिएगा डिजाइन। ठीक, द पॉलिसी डिजाइन होती है जिसको बोलते हैं नीति का डिजाइन का मतलब क्या होता है, आकृति ना, नीति डिजाइन लिख लो हिंदी में सही रहेगा। ठीक, पहला हो गया। फिर दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, दूसरे पॉइंट में बोलता है कि हितधारकों और उनके जो संबंध है, कहता है कि द स्टेक होल्डर्स एंड देयर एंगेजमेंट, द स्टेक, ठीक है, स्टेक होल्डर, ठीक, स्टेक होल्डर्स एंड ठीक है, द स्टेक होल्डर्स एंड देयर इंगेजमेंट। ठीक है, इंगेजमेंट की बात करेंगे। इंगेजमेंट जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे हितधारकों, हितधारकों। ठीक है, क्या लिखेंगे, हितधारकों और
और उनके जुड़ाव, जुड़ाव का मतलब संबंध, उनके संबंध, ठीक है, या जुड़ाव बोल सकते हैं, ठीक, जुड़ाव बोल सकते हैं, ये चीजें दो है, ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं इन दोनों में से। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड सोशल कंटेक्स्ट, इसको लिख देंगे। ये एग्जाम में आता है, आपको पूछा जाता है कि इसके कितने फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीजें लगेंगी आपकी। तो तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या बने, तीसरे पॉइंट में बोलता है द इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, ठीक, द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है, सोशल कंटेक्स्ट की बात करता है। अब सोशल कंटेक्स्ट, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसमें बोलता है कि संस्थागत नीति और सामाजिक संदर्भ, संस्थागत नीति और सामाजिक और, ठीक है, और सामाजिक क्या हो जाएगा, और सामाजिक कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, क्या है, संदर्भ, और सामाजिक संदर्भ के बारे में बात करता है। तो ये आपके कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। जब चौथे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 ही पॉइंट बता रहे हैं। चौथे पॉइंट में बोला कि कार्यान्वयन नीति, जिसको बोलते हैं द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, द क्या बोले, द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, कौन सा अभियोजन, ठीक, द इम्प्लीमेंटेशन की बात करिए, ठीक, द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्यान्वयन रणनीति, ठीक, कार्यान्वयन रणनीति। यही 4 पॉइंट्स है, इसी 4 पॉइंट से हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, यही 4 पॉइंट है। लेकिन इसके साथ और भी 5 बोल रहे थे ना जी, अभी नहीं, अभी तो केवल ये डिटर्मिनेशन के बारे में बताया कि यहाँ पर जो भी कैसे कैसे हम 5 पॉइंट बोल रहे थे ना, नहीं 4 पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन अभी जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि द पॉलिसी डिजाइन बाय वन डिस्कस करके सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में कहता है कि वो द पॉलिसी डिजाइन होता है, इसमें कहता है कि जिस तरह से नीति पर हम लोग विचार करते हैं, डिबेट्स करते हैं, कहते हैं कि द वे, कहते हैं कि द वे ए पॉलिसी इज डिबेटेड एंड फ्रेम्ड, ठीक है, डिबेटेड एंड फ्रेम्ड, the logic is suggest between the policy problem and solution is offered, and the feasibility, ठीक है, and the feasibility of the latter determined to a great extent whether a policy can be implemented and how, ठीक। तो इसमें कहते हैं, हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में ये कहते हैं कि जिस तरह से हम नीतियों के बारे में डिबेट्स करते हैं, बहस होती है, और उसकी तैयारी जिस तरीके से हम लोग करते हैं, किस अब उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो उनमें ये कहते हैं सबसे पहले नीति की समस्या में जानते हैं, क्या जानते हैं, नीति समस्या के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जानते हैं उनके बीच क्या क्या तर्क है। भाई समस्या जानते हैं, समस्या में क्या होंगे, उनके तर्क होंगे,
उनके तर्कों को जानेंगे यहाँ पर। ठीक, जब उनके तर्कों को जान लेंगे तो तर्कों को जानने के बाद या फिर जब उनकी चीजों को, भाई हमने उनकी समस्या को जान ली, उनके तर्क को जान लिया, तो हमें काफी हद तक उनकी समस्या का समाधान करने का एक रास्ता मिल जाता है और बाद में वही उसी को हम लागू करते हैं। अब इसको कैसे लागू करना है, क्या नीति लागू की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, नीति कैसे इसमें लागू करें, क्योंकि इसकी समस्या हमने जान ली, भाई जो हमने डिजाइन बनाया है क्या ये इसमें फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि क्या नीति को लागू किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। इन दो प्रश्नों की बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले लिख लो, क्या नीति लागू की जा सकती है और कैसे की जा सकती है, इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया सब लोगों ने, लिखो क्या नीति, तो लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए, क्या नीति लागू की जा सकती है और कैसे। क्योंकि समस्या पर हम लोग तर्क लेते हैं, देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है ना कि क्या इस नीति को लागू किया जा सकता है, अगर कर भी सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं वो। ठीक है, कहता है कि इंग्लिश में भी जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, ए पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ। ठीक है, हाउ, ये हो गया पहला पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आपसे कहता है कि द स्टेक होल्डर्स एंड देयर एंगेजमेंट। हाँ बोलिए सर, इसमें तर्क क्या होगा, नीति समस्या इन द सेंस की समस्या तो समझ में आ रहा है, पॉलिसी जो प्रॉब्लम होती है, पॉलिसी प्रॉब्लम में होने के बाद उसमें कुछ लॉजिक्स लगाते ना कि ये प्रॉब्लम आखिर किस वजह से है, इसमें किस लॉजिक, कौन सी ऐसी बात है जो हमेशा फंसा दे रही है, तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए जो पॉलिसी मेकर होगा वो आपको कुछ आपको एग्जांपल्स देगा, कुछ चीजें आपको बना कर देगा, फिर कहेगा क्या हम इसमें लागू कर सकते कि नहीं लागू कर सकते। वो जैसे मान लो आपके पास कोई समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में किसी को बताने गए, अब उसने आपकी बातों को पूरा समझा और आपसे कहा कि देखो मेरे पास इस समस्या का ये समाधान है, तो क्या मैं आपकी प्रॉब्लम में इन चीजों को लागू कर दूं, तो आप कहोगे हाँ लागू कर दीजिए। फिर कहें कैसे लागू करूं, तो फिर आप बताओगे ना कि कैसे लागू करना है, कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पे आपकी बातों को कैसे माना जाएगा, कैसे नहीं माना है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो डिजाइन होता है। डिजाइन जैसे आप रिसर्च बनाते हो, रिसर्च में आपको सबसे पहले प्रॉब्लम मिल जाती है, सिलेक्शन आप प्रॉब्लम करते हो, फिर हाइपोथेसिस बनाते हो। जब हाइपोथेसिस अपने बना लेते हो तो रिसर्च डिजाइन बनाते हो ना, तो रिसर्च डिजाइन में जितने भी प्रकार की चीजें आपको लगानी है, उसमें कितना खर्चा है, कितना नहीं खर्चा है, कैसे उसमें लाना है, क्या आंकड़े आने, कैसे सबकी सब चीजें उसमें एक रूपरेखा मिल जाती है, जिसको हम लोग छनाई का सोपान भी कहते हैं। रिसर्च में रिसर्च डिजाइन होता है जो, उसको हम छनाई का सोपान भी कहते हैं कि ये इसमें क्या होती है, हमें थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता है कि हम जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं वो हमारी कितने हद तक सही होगी। कहते हैं कि ये कमरा 4 लाख में बन जाएगा, एक घर जो है 10 लाख में बन जाएगा, तो पहले से प्री प्लान फ्रेम बनाते ही नहीं बनाते, अब उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो पूरा पूरा डिजाइन में आपको बताया जाता है आपको। ठीक, जी सर। चलो फिर इसमें आता है नेक्स्ट कि हितधारकों और उनके संबंध या उनके जो कह रहे कि द स्टेक होल्डर एंड देयर एंगेजमेंट। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहता है कि जो शिक्षा नीतियां होती हैं, शिक्षा नीतियों को व्यक्तियों और संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। मतलब जो एजुकेशन पॉलिसी होती है, कहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग them central to the implementation process both because of their own characteristics and thanks to their interaction with other determination।
मतलब कहते हैं कि इसमें जो शिक्षा की जो नीतियां होती है उनको जब लागू करने जाते हैं तो लागू करने के लिए दो लोग मिलते हैं। एक इंडिविजुअल रूप से लागू कर सकते हैं, इंडिविजुअल जिसको व्यक्तिगत बोलते हैं। सर इसमें लिखेंगे शिक्षा नीतियों को जब लागू करते हैं तो इसमें दो लोगों पर पक्ष मिलते इसमें हैं। इसमें बताते हैं जब शिक्षा नीतियों को लागू करते हैं तो लागू करने के लिए जब इनको लागू करना है तो कहां पर करना है, तो या तो हम इंडिविजुअल रूप से व्यक्तियों के बीच में करेंगे या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में करें, किसी संस्था में करेंगे। देख भाई कोई पॉलिसी होगी, किसी पॉलिसी को चेक करना है तो आप छोटी संस्था बनी होगी आपकी, वहां पर आप उसका ट्रायल लोगे। ट्रायल लेने के लिए या तो आप खुद के द्वारा खुद पर लोगे ट्रायल, या किसी संस्था पर ऑर्गेनाइज करके, संस्था या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, ठीक, संगठन पर अप्लाई करके ही तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ये बताता है, अब इसमें कहता है कि जिससे, अब कहता है कि जिससे वे केंद्रीय, मतलब कि उसकी मुख्य धारा को, उसको केंद्र बिंदु को हम ला सके। उसमें कहता है कि उनका कार्यक्रम जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया दोनों की अपनी विशेषताओं के कारण उनके अलग अलग हितधारक है, हितधारकों के अन्य साथ जुड़ती चली जाती है। हितधारक का मतलब होता है जो उसमें आपको भूमिका महत्वपूर्ण बात है, जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में, वैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है, ठीक, कि मतलब कुल मिला के इसमें कहता है कि पहले में तो किया कि भाई हम आपकी पॉलिसी को लागू कर सकते नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ, कहते कैसे, तो ये बताते हैं कि इनको जो है व्यक्तिगत रूप से लागू कर सकते हैं या संगठन रूप से हम लागू कर सकते हैं। इसके हाउ मतलब कि यहाँ पर क्या का उत्तर मिलता है और यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कैसे इसको लागू करें। तो कैसे लागू करने के लिए वो बताता है या तो आप व्यक्तिगत लागू कर लो या तो आप किसी संगठन में लागू कर लो। दो पॉइंट्स हम लोग के क्लियर होते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग आते हैं। सर इसमें ऐसे ही पॉइंट लिखे हैं कि शिक्षा नीतियों को लागू करते हैं तो वो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो उसको केंद्र बिंदु पर ला सके। हाँ ठीक, ये हो गया, ये हो गया आपके। फिर बोलता है द इंस्टीट्यूशन पॉलिसी एंड सोशल कंटेक्स्ट। अब देखिए कह रहा है कि संस्थागत नीति और सामाजिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो कहता है कि द इंस्टीट्यूशनल सेटिंग comprises the formal and informal social context that regulate the implementation process in a given education system। कहता है कि संस्थागत में जो भी सेटिंग्स होती है, जो भी उनके मुख्य बिंदु होते हैं, उसको हम औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक बाधाओं में शामिल होते हैं वो, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, मतलब संस्था में जो भी सेटिंग्स, जो भी सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग पॉलिसी का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आपको इसमें क्या करते हैं कि पॉलिसी को हम एजुकेशन सिस्टम पर लगाम लगाने के लिए हम पॉलिसीज का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर लगाम लगाने के लिए हम पॉलिसीज का यूज करते हैं। तो वही ये बताया कि कहां कहां आपको लगाम लगानी है, संस्था पर लगाम लगानी है, नीतियों पर, पॉलिसीज पर लगाम अब पॉलिसीज पर लगाम लगानी है। फिर सामाजिक संगठन जो होते संदर्भ में कि समाज में क्या क्या बातें चल रही उन पर लगाम लगाने की बात ये कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कहते हैं कि किसी भी दी गई शिक्षा प्रणाली में जब हम उसको फॉलो करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे, तो शिक्षा में लागू करने की अन्य नीतियों और अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब ध्यान कैसे देंगे, मान लो हमने एक ही पक्ष को देखकर ध्यान लागू कर दिया, लेकिन उसके और भी तो पक्ष होंगे जिसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। जैसे गवर्नमेंट में कोरोना काल में कह दिया कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करें। अब उन्होंने उस समय कह तो दिया, लेकिन वो शिक्षा प्रणाली में क्या लागू कर सकते हैं क्या भाई? किसी के पास मोबाइल है तो नेटवर्क नहीं है, नेट है तो मोबाइल नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशन लाओगे तो ऐसे में सबका ध्यान देना पड़ेगा ना।
जब सबका ध्यान दोगे तो आपको सुविधाएं तो दी, लेकिन उसमें बाधाएं सबसे ज्यादा उत्पन्न हो गई, तो ये चीजें ज्यादा समय तक नहीं चल पाई आपकी। समझ में आया पूरा ये तीसरा पॉइंट? सर सर लास्ट पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जैसे मतलब ये शिक्षा प्रणाली पे लगाम लगाती है, हाँ नियंत्रण करती है, तो ठीक। उसके बाद ये आप लॉकडाउन वाले जो एग्जांपल दिए हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें ये कहा गया कि जब कभी शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाता है, किसी भी चीज को लागू करने का, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इम्प्लीमेंट करते समय हमको उसके प्रभाव को कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए उसको लागू नहीं किया, उन्होंने कुछ समय के लिए उसको लागू किया कि हम लोग ऑनलाइन चला सकते कि नहीं चला सकते भविष्य में, तो उनको अनेक प्रकार की बाधाएं समझ में आई, तो उन बाधाओं को समझकर उनको दूर करने के लिए भी हम पॉलिसीज का, एजुकेशनल पॉलिसीज का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? एजुकेशनल पॉलिसीज का हम यूज करते हैं आपके। ठीक है जी ठीक है इतना। फिर आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन आता है कि अब हमको समझ में आ गया कि हमें क्या चीजें लागू करनी है, क्या चीजें नहीं लागू करनी है, ये पूरा का पूरा हम लोगों को बताते हैं यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, बताओ सभी को। जी सर ये थर्ड वाला पॉइंट कर, हेलो हाँ सर, बोलिए सुन रहे ये थर्ड वाला पॉइंट जरा दोबारा डिफाइन करना, थर्ड वाला पॉइंट। अच्छा द इंस्टीट्यूशनल ठीक, हाँ पॉलिसी इसमें वाला। कहते हैं कि द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड सोशल कंटेक्स्ट, मतलब कि जो संस्थाएं होती हैं, जो नीतियां होती हैं, जो सामाजिक संदर्भ से जुड़े हुए होते हैं, उनको कैसे एजुकेशनल पॉलिसी में हम जोड़कर रखें। तो एजुकेशनल पॉलिसी में जब जोड़कर रखने की बात करते हैं, तो ये कहते हैं जो भी कॉलेजेस में, जो भी संस्था में जो सेटिंग्स होती है, सेटिंग का मतलब जो कार्य करने का तरीका होता है, या तो वो आपका फॉर्मल वे में होगा या तो आपका इनफॉर्मल वे में होगा, लेकिन ये दोनों चीजें जब करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो वहां पे समाज में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन समाज में बाधा जब उत्पन्न हो जाती, मान लो फॉर्मल वे में सभी के लिए होगा, लेकिन इनफॉर्मल की जब आप बात करोगे तो वो उसमें से कुछ विशेष वर्ग को ले लिया जाएगा। जब आप समाज में से विशेष वर्गों को महत्व देने लगोगे तो निम्न वर्ग अपने आप दब जाएगा, तो ये समाज में बाधा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? तो इसको कम करने के लिए शैक्षिक नीतियों को लागू किया जाता है, ठीक, कि हम शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तक किस तरीके से पहुंचाएं। जैसे अभी देखो उच्च वर्गों के लिए ही ये ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि छोटी कक्षाओं में कैसे पढ़े। तो मैंने भी कोरोना काल के समय एक देखा था कि जो स्कूली अध्यापक थे, गवर्नमेंट स्कूल जो थे, जो कि अब भारत सरकार क्या कह रही है कि गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूल कर दिए जाए, टीचर प्राइवेट कर दिया, लेकिन प्राइवेट टीचर इतना नहीं उत्सुक होता। गवर्नमेंट टीचर ने क्या किया, उस गांव के हर बाहर वाले दीवार को जो पुतवा दिया, पुतवाने के बाद उनके घर के बाहर ही उनके पढ़ने की व्यवस्था कराई, शिक्षा देने की व्यवस्था कराई। तो ऐसे इम्प्लीमेंटेड, ये समस्या का ये छोटा छोटा समाधान जरूर हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन ऐसी चीजें नहीं है जो केवल विशेष वर्ग वाले ही कर सके। ऐसा हमें चीजों को लागू करना है जो सबकी पहुंच में हो। ठीक है, अब आप मान लो कोई कंपनी में काम करते हो, अब उस कंपनी में काम करने आपने कहा कि 10,000 का एक शर्ट बनेगा। अब बताओ 10,000 का शर्ट बनेगा तो कुछ ही लोग तो खरीदेंगे जो विशेष वर्ग में है, और आपने कहा कि नहीं हम ऐसा शर्ट बनाएंगे जो है 150 या 200 या 300 तक में मिल जाए और सभी लोग उसको पहन सके। तो अब बताओ सबसे ज्यादा पेमेंट, सबसे ज्यादा कौन सी शर्ट बिकेगी? जो 200 या 300 वाली शर्ट है उसकी बिक्री ज्यादा होगी। क्यों? कि तो हमने 2 साल पहना, हटाया उसको, अब 10,000 वाली शर्ट लाओगे तो कितने समय तक पहनोगे? तो यही सब कमियों को दूर करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी का हम यूज करते हैं अपने में। आई बात समझ में? सर जब लागू किया जाता है तो वो सारे प्रभावों को ध्यान में रख के किया जाता है। हाँ, पहले एक बार ट्रायल लेते हैं उसके बाद लागू करते हैं। जी सर। सर लास्ट में क्या बताए थे, लास्ट पॉइंट, चौथा नंबर?
लास्ट पॉइंट में चौथे में इन्होंने बताया कि जो भी पॉलिसीज होती हैं उनकी रणनीतियों को अब हम लोगों ने उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों चीजों को हमने देख लिया। अब उन दोनों चीजों को देखने के बाद उसमें जो सबसे सही चीज होगी उसको हम यहाँ पर लागू कर देंगे। अब हमारे समझ में आ जाएगा कि हम जो है सबके लिए कैसे लागू करें। फिर यहाँ पर अब यहाँ आपने सबसे पहले डिजाइन बनाया था, डिजाइन बनाने के बाद आपने देखा कि भाई इसको कहाँ पर हम लागू कर सकते हैं, तो आपने बताया कि हम यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी लागू कर सकते हैं और किसी संगठन में भी लागू कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दोनों पर लागू करके देखा कि किसमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है और किसमें कम बाधाएं आती है। तो भाई उसमें इंडिविजुअल में देखा, इंडिविजुअल बहुत परेशानी, क्यों, क्योंकि इनमें इन्वेस्ट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है। संगठन में खर्चा कम पड़ेगा, लोगों में बंटवारा हो जाएगा। फिर समस्याएं कोई एक व्यक्ति कोई एक संस्था नहीं कर पा रही, उससे संबंधित कोई दूसरी संस्था आई, उसने कहा इसका समाधान मेरे पास, किसी ने कहा मेरे पास बड़ा कमरा है, किसी ने कहा मेरे पास ऑनलाइन की क्लासेस के लिए पूरी व्यवस्था है, किसी ने कहा मेरे पास टीचरों की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, तो सब लोग मिलजुल कर काम कर लेंगे, तो समस्याओं का समाधान यहाँ पे कर लेते। तो यहाँ पे दोनों पर इम्प्लीमेंट करके प्रयोग करके देखते, जब प्रयोग करके देखते हैं तो कहते हैं कि संस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत सरकार ने या कोई भी जो नीति पॉलिसी है उस पॉलिसी के बनाने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखते हैं कि समाज में जो बालक रहते हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। जब यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी यहाँ से लेके यहाँ तक, तब जाके वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसको लागू कर देते हैं। कहते हैं द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, जो उनकी रणनीति है, रणनीति को लागू कर देते हैं। आई बात समझ में, बताओ। जी सर। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई। अब इनके प्रोसेस, ये आपके ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी क्या है, फॉर्मुलेशन के क्या थे, ये आपके स्टेप नहीं थे, ये था आपका डिटर्मिनेशन। क्या था ये आपका था डिटर्मिनेशन। ठीक, डिटर्मिनेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। ठीक, निर्धारक। अभी स्टेप के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने डिटर्मिनेशन पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, कि इसके निर्धारक तत्व तो क्या हो सकते हैं। तो इनके ये निर्धारक तत्व तो है, ठीक है, जिसमें 4 पॉइंट आपको डिस्कस किए गए हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसके स्टेप की बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा था। हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए। ये पूछा कैसे जाएगा, आपसे कहेगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब ये लाइन देगी तो डिटर्मिनेशन में ये चीजें आएंगी, लेकिन जब प्रोसेस केवल के लिए ये दिखाओगी प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन की नीति निर्माण की प्रक्रिया के क्या सोपान है, क्या स्टेप है, तो उनके कुल मिलाकर 7 स्टेप होते हैं जो कि एग्जाम में घुमा फिराकर पूछते हैं हम लोगों से। क्या करते हैं, पूछते हैं हम लोगों से। तो कल की डेट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतनी चीजें सबको क्लियर हुई क्योंकि कल ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन बता देंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन बताने के बाद ये पूरा का पूरा चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ठीक है जी सर। हाँ, तो कल की डेट में सेक्शन बी आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन बी खत्म होने के बाद सी को 3 दिन लगे, 3 से 4 दिन, 3 दिन लगेगा, 3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा आपका ना। तो ऐसे आपका सिलेबस कुल मिला के यूनिट 2 आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम आपकी साइकोलॉजी इस समय स्टार्ट कर देंगे और सुबह जो है उसमें वेन आरेख बताना है, वेन डायग्राम बताना है। वेन डायग्राम बताने के बाद वहां पे तुरंत उसको खत्म करके वहां पे रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों बड़े पोर्शन जब चलना शुरू हो जाएंगे तो आपके एग्जाम में आपके कमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कि दोनों जगह से आपको चीजें मिलना शुरू होगी। ठीक है, क्लियर है। जी सर। सर डीआई नहीं कराए? डीआई अभी नहीं कराएंगे, डीआई बाद में कराएंगे ना। अभी जो मैथ वाला थोड़ा सा टाइम लेके कराएंगे ना। ओके सर। क्योंकि डीआई तो में सर थोड़ा सा मॉर्निंग में क्लास होगी? हाँ, मॉर्निंग में क्लास होगी 6 बजे, हाँ 6 बजे होगी, 6 बजे।
सर 6:15 बजे नहीं होंगे? नहीं 6:15 नहीं, 6 बजे होगी। थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ना। सर मॉर्निंग की क्लास तो सर मेरी ऑफ हो जा रही। हाँ तो उठने का प्रयास, अच्छा आपका रोजा चलता है ना। चलिए कोई सर बात वही नहीं, तो 3 बजे उठना पड़ता कोई है। बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लो ना, रिकॉर्डेड देख लो, कोई डाउट रहेगा तो आप बता देना, संडे को हम लोग क्लास करेंगे ही। ठीक है, चलिए तब तक कल सुबह हम लोग बस फिर से आज मिलते हैं। रिकॉर्डेड ही देखी थी, उसे ही नोट किया था। जी बिल्कुल। और तो अब ओके हम सर। लोग, बिल्कुल, तो अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग 6 बजे वाले क्लास में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद सभी को।